दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं साधारण नमक यानी नमक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में बने रहें और देखें कि नमक से रिलेटेड कौन कौन से सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है साधारण नमक के बनने वाले रसायन। तो आज देखते हैं कि साधारण नमक से जो बनने वाले रसायन होंगे वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे नमक से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ कहा जा रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम क्लोराइड है। यानी साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो आपका सोडियम क्लोराइड है। इसी को हम लोग NaCl के नाम से जानते हैं। और अगला पॉइंट देखेंगे तो अगला पॉइंट है कि इसका निर्माण करने का मतलब सोडियम क्लोराइड का। तो इसका निर्माण जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। अर्थात जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब HCl से कराई जाएगी तब हमें क्या मिलेगा? NaCl मिलेगा। NaCl अर्थात हमें साधारण नमक प्राप्त होगा। और अगला पॉइंट क्या कर रहा है? तो अगला पॉइंट है कि साधारण नमक को समुद्र की पानी से तैयार किया जाता है। तो हम लोग साधारण नमक जो प्राप्त करते हैं वो समुद्र के पानी से प्राप्त करते हैं। और अगला पॉइंट है कि इसके लिए समुद्र के पानी को उथले गड्ढे में जमा किया जाता है, फिर उसे वाष्पीकृत होने दिया जाता है। जब सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो गड्ढे में नमक रह जाता है। तो साधारण नमक जो हम लोग प्राप्त करते हैं समुद्र के पानी से, तो उसे एक गड्ढे नुमा बना के उसमें उस पानी को रोका जाता है। जब वो वाष्पीकृत हो जाता है और जो शेष उसमें पदार्थ बच जाते हैं वो आपके नमक रह जाते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या करा है कि इस नमक में कई अशुद्धियाँ होती है। यानी उस गड्ढे वाले जो नमक मुझे प्राप्त हुई उसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है। उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए नमक को कारखाने में भेजा जाता है। फिर उस नमक को कारखाने में भेजा जाता है और उसे शुद्ध किया जाता है, जो हम लोग उसे यूज करते हैं। अब कुछ नोट हैं इससे रिलेटेड, तो देखते हैं वो क्या है। तो नोट में बताया जा रहा है साधारण नमक का इस्तेमाल कच्चे माल के तौर पर कई महत्वपूर्ण रसायन बनाने में होता है, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कास्टिंग सोडा और बहुत सारे जो है आपके रसायन बनाने में यूज होते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि ब्लीचिंग पाउडर या बेकिंग सोडा या कास्टिक सोडा जो है ये क्या क्या कैसे कैसे बनते हैं। तो इनके भी हम निर्माण देखेंगे। तो उससे पहले पहला जो है हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग साधारण नमक के नाम से जानते हैं। तो जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, इसके क्या गुण है, क्या इसके उपयोग हैं। तो पहले जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड क्या है। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसे जान सकते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तब सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है और उसके साथ ही साथ जल का भी निर्माण होगा और इसे साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है। अब आप इसे साधारण नमक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया गया है तब यहाँ पे आपको सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम साधारण नमक को प्राप्त कर लेते हैं। अब देखते हैं कि साधारण नमक के कुछ तथ्य हैं, तो वो कौन कौन से तथ्य हैं। तो साधारण नमक का जो तथ्य है वो पहला है कि हमारे देश में नमक समुद्र जल एवं चट्टान से प्राप्त किए जाते हैं। यानी भारत में जो नमक पाए जाते हैं वो समुद्री जल से या चट्टानों से हम लोग नमक को प्राप्त करते हैं। और अगला पॉइंट है कि भारत में साधारण नमक 95% समुद्र जल से जो कि वाष्पीकृत होकर हमें प्राप्त होता है। तो भारत में 95% जल समुद्री जल से ही हम लोग नमक प्राप्त करते हैं। और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट करा है वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त सोडियम सल्फेट है यहाँ पे, फिर MgCl है, MgSO4 है, CaCO3 है,
ये सारे के सारे अशुद्ध नमक के रूप में पाए जाते हैं, जिसे कारखाने भेजकर फिर से इसे शुद्ध किया जाता है। और अगला कुछ तथ्य हैं इस तरह से। करा सेंधा नमक, जिसे हम काली नमक यानी रॉक साल्ट के नाम से जानते हैं, तो कहा जाता है कि सेंधा नमक को ज़मीन खोदकर खदानों से प्राप्त किया जाता है। तो इस नमक को खदान से हम लोग प्राप्त करते हैं। फिर आगे करा है कि इस नमक में अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले होते हैं। तो सेंधा नमक में जो लाल चिकनी मिट्टी मिली होती है वो अशुद्धियाँ होती है, जिससे नमक का रंग थोड़ा भूरा हो जाता है, भूरे कलर का हो जाएगा, ये अशुद्धियाँ मिले होने के कारण। अगला कुछ तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य है आयोडीन युक्त नमक। तो यहाँ पे कह रहा है कि साधारण नमक में जब KiO3 या Ki की मात्रा मिलकर नमक को आयोडीन युक्त किया जाता है, यानी अर्थात साधारण नमक में जब हम यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे जब हम मिलाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड जब हम मिलाएंगे साधारण नमक में, तब जाके वो हमारा नमक जो होगा वो आयोडीन युक्त होगा, नहीं तो उससे पहले वो आयोडीन युक्त नहीं होता है। और हम लोग जो घरों में यूज करते हैं वो आयोडीन युक्त यानी नमक का यूज करते हैं। और आगे कह रहा है कि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से घेगा रोग होती है। अगर किसी भी व्यक्ति में आयोडीन नमक की कमी हो जाए तो उसी को घेगा रोग होता है। चलिए आगे आप देखते हैं कि नमक के उपयोग क्या है, नमक का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला है कि हमारे आहार में हमारे आहार का जो आवश्यक अंग है, यानी हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाने के लिए नमक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना, खाने के लिए, यानी खाने का जो अंग होगा वो महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो वो आपका नमक है। फिर दूसरा पॉइंट कर रहा है कि इसका उपयोग सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ को बनाने में किया जाता है। तो भोजन, जितने भी प्रकार के भोजन बनाते हैं उसमें है ना, हम लोग क्या करते हैं, नमक का उपयोग करते हैं। इसके अलावा और आगे अगला पॉइंट कर रहा है कि अचार के परिरक्षण में किया जाता है। तो अगला पॉइंट है कि अचार के परिरक्षक यानी बचाव में किया जाता है। आप देखे होंगे कि घर में जब अचार बनता है तो उसमें नमक डाल के रखा जाता है ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। अगला पॉइंट है कि नमक का प्रयोग जो है साबुन बनाने में भी किया जाता है। तो साबुन बनाने में भी नमक का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो ये हमारा पहला पॉइंट था जो कि हमारा था साधारण नमक। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि वो कौन सा यानी नमक होगा, यानी कौन सा पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जानेंगे, जिसका दूसरा नाम जो है कास्टिक सोडा भी है। आप कास्टिक सोडा के नाम से भी इसे आप जान सकते हैं और इसे कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है और इसके क्या गुण हैं, इसके क्या उपयोग हैं। तो कहा जा रहा है कि जब साधारण नमक को क्लोरो अल्कली प्रक्रिया से गुजारा जाता है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अल्कली का तो मतलब जानते हैं कि जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है। तो जब हम साधारण नमक को क्लोरो अल्कली प्रक्रिया से गुजारते हैं तब सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसलिए इस क्रिया को क्लोरो अल्कली या क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। और इस प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड का विलयन वियोजित होता है। वियोजित का मतलब यानी टूट जाता है, जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ। तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि जब सोडियम क्लोराइड के साथ जल को मिलाया जाता है तब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो आप इसे समझ चुके होंगे। तो आगे देखते हैं कि इनके बारे में और क्या क्या है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया में एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है। तो एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण भी
कैथोड के निकट ही होता है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो निर्माण होगा ये कहाँ पे होगा, तो ये भी आपके कैथोड पे ही होगा। तो कैथोड पे ये आपका हो जाएगा इसका निर्माण। चलिए अगला देखते हैं, अगला इसका क्या पॉइंट है इसमें। यानी हम लोग जो कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला है इसके उपयोग। इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं और कैसे कैसे किया जाता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका उपयोग में कहा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग देखते हैं कहाँ पे किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप NaOH के नाम से जानते हैं। तो पहला कह रहा है साबुन तथा अपमार्जक बनाने में किया जाता है। दूसरा कह रहा है कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन गैस जो बनती है, तो इसका जो प्रयोग कर रहा है कि इसका प्रयोग जो है, इसका इस्तेमाल जो है ईंधन बनाने में या उर्वरक के रूप में किया जाता है। फिर आगे कह रहा है कि अमोनिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगला देखिए, जब क्लोरीन के बारे में बात करें तो क्लोरीन के बारे में कहा जा रहा है कि व्यंजक चूर्ण बनाने में इसका यानी यूज किया जाता है। रोगाणुनाशक बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग कास्टिक सोडा के बारे में हम लोग देखें, है ना। आप इसे बेहतर तरीके से नोट कर लें, याद कर लें, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा यानी पॉइंट है, तो अगला पॉइंट है व्यंजक चूर्ण। तो व्यंजक चूर्ण के बारे में जानते हैं कि व्यंजक चूर्ण क्या है, इसका क्या उपयोग है, ये कैसे बनते हैं। तो पहले देखते हैं कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। आपके एग्ज़ाम में आता भी है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि ये व्यंजक चूर्ण के कौन रासायनिक यानी सूत्र हैं, या व्यंजक चूर्ण के रासायनिक सूत्र लिखें। तो इस तरह से आता है। तो यह है CaOCl और Cl, या आप इसी को कह सकते हैं CaOCl2, ये भी आप कह सकते हैं। आगे देखिए, जब कहा जा रहा है कि जब शुष्क बुझे चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पे को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तब व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो समझ चुके होंगे कि जब बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे तब मुझे क्या मिलेगा, व्यंजक चूर्ण का निर्माण होगा, तब मुझे व्यंजक चूर्ण मिलेगा। तो आप इस समीकरण से भी समझ सकते हैं कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अभिक्रिया कराया गया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो मुझे क्या दिया, CaOCl2 दिया गया। और यही CaOCl2 क्या है, आपका व्यंजक चूर्ण है, जिसे इंग्लिश में हम लोग इसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग देखते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला उपयोग है कि कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कागज एवं कपड़ों के व्यंजन में यानी व्यंजक में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म इत्यादि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी जिसको हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप इस तरह से भी इसे पढ़ सकते हैं। ये आपका क्या है, बेकिंग सोडा का सूत्र है, या इसी को आप सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे इसे किस तरह से बनाया जाता है। तो कहता है जब सोडियम क्लोरीन अमोनिया जल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अर्थ हो गया बेकिंग सोडा अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका यानी निर्माण होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि क्लोरीन को जब जल कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराया गया तब आपको क्या चीज़ प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण हुआ, और यही आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। बहुत ही महत्वपूर्ण यानी आपका ये टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है। आप इसे पढ़ते जाएं, नोट करते जाएं और याद करते जाएं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे इसमें भी कुछ नोट है। ये नोट क्या बता रहे हैं आपको कि कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट को खाने का सोडा भी कहा जाता है। यानी बेकिंग सोडा का अर्थ ये हो गया खाने का सोडा, यानी इसे हम खाने के वस्तु बनाने में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इसके उपयोग को देख लेते हैं। इसका उपयोग है
कि इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। दूसरा है बेकिंग सोडा का इस्तेमाल से खास्ता, पकौड़ी और पैन केक बनाया जाता है। तो यहाँ से आप जान गए थे कि इसे जब खाने का सोडा कहा गया तो अर्थात ये हमारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और आगे इसका जो उपयोग है वो कहा जा रहा है कि औषधि यानी एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। एंटासिड का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हम लोगों के आमाशय में अम्लता यानी ज़्यादा बढ़ जाती है, तब हम एंटासिड खाते हैं। अगला देखते हैं। अगला इसका जो यूज है वो है अग्निशामक के यंत्र में भी किया जाता है। अग्निशामक जैसे आग बुझाने में भी इसका यानी यूज किया जाता है। आगे का देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट को इंग्लिश में वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, या इसको धोन सोडा भी आप कह सकते हैं हिंदी में। और इसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। इसे आप बेहतर तरीके से याद कर लेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये भी कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा या धोन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है या रासायनिक नाम क्या होता है। तो आप देखेंगे, हम इसको देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट कैसे यानी प्राप्त किया जाता है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो कहा जा रहा है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। फिर से इसे एक बार समझे। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इसे धोने का या धोने के सोडे भी कहा जाता है। तो इसे धोने का सोडा भी कहा जाता है। तो आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से इस तरह से समझ सकते हैं कि ये आपका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को ऊष्मा दिया गया, जब इसे हीट दिया गया तो ये आपस में वियोजित होकर टूटकर सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। तो ये आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। इसी को हम लोग धोन सोडा भी कहते हैं। अब देखिए आगे इसमें बताया जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के रवाकरण से धोने का सोडा यानी प्राप्त किया जाता है। तो जब सोडियम कार्बोनेट को रवाकरण करेंगे तब जाके मुझे क्या प्राप्त होगा, तब आपको धोने का सोडा यानी प्राप्त होगा। Na2CO3 10H2O मुझे प्राप्त होता है। अब इनके उपयोग को भी देख लेते हैं कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस किस रूप में किया जाता है। तो आप पहला उपयोग देखेंगे कि कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कांच, साबुन और कागज के उद्योग में यानी फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि घरों में साफ सफाई के लिए, तो घरों में हम लोग साफ सफाई के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। अगला है कि जल से अस्थायी कठोरता हटाने के लिए, तो जल की जो अस्थायी कठोरता होती है उसे भी हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। और अगला है कि बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में, तो सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी हम इनका उपयोग कर लेते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये रासायनिक सूत्र है CaSO4 का होल 2H2O, या इसी को 1/2 भी कहा जाता है, 1/2H2O भी कहते हैं। तो देखते हैं इसकी यानी प्राप्ति कैसे होती है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो कहा जा रहा है कि जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तब कैल्शियम सल्फेट इसी को यानी आपका जो यहाँ पे 1/2 था, इसी को कहते हैं हेमीहाइड्रेट अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। फिर से समझते हैं। कहा जा रहा है कि जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और आप यहाँ पे देखेंगे ये आपके जिप्सम का यानी सूत्र है, तो आप इन्हें भी याद कर लेंगे कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O। इसे जब हीट किया जाता है, इसे ऊष्मा दी जाती है, तब ये आपस में टूटता है, वियोजित होता है। और जब ये आपस में टूटेगा तो कैल्शियम सल्फेट
और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम सल्फेट है ये आपका 1/2। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेमीहाइड्रेट कहते हैं। हेमीहाइड्रेट अर्थात ये हो गया आपका हेमीहाइड्रेट। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से। तो ये आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र हैं। और इसके उपयोग को देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के भी उपयोग होंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इससे जुड़ी हुई और कौन सी पॉइंट है। तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, जब इसमें जल को मिलाएंगे तब जिप्सम का निर्माण होगा। तो आप यहाँ से इसका भी आंसर कर सकते हैं, या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जिप्सम का निर्माण कैसे होता है या जिप्सम कैसे बनाया जाता है, तो आप कहेंगे जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल को मिलाया जाता है तब जिप्सम का निर्माण होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम लोग यहाँ पे जल को मिलाए और इसमें थोड़ा उष्मा का भी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको क्या चीज़ का निर्माण हुआ, तो यहाँ पे आपका जिप्सम का निर्माण होता है। अब आगे देखेंगे इनके उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है। तो पहला कह रहा है कि टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर कास्ट बनाने में होता है। ये अब आप लोग जानते भी हैं, आप देखे भी होंगे कि किसी का जब हड्डी टूट जाता है तो वहाँ पे हड्डियों को जो जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। फिर मूर्ति, कलात्मक वस्तु इत्यादि बनाने में, तो मूर्ति बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। फिर आगे का जो पॉइंट है कह रहा है भवन के दीवार और छत को समतल और डिजाइन बनाने में। आजकल आप देखे होंगे कि प्रत्येक के घर में पीओपी का यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। उससे आप कलात्मक यानी आप डिजाइन बना सकते हैं, समतल बना सकते हैं। और अगला जो उपयोग है वो है आपका अग्निशामक सामग्री तैयार करने में। तो अग्निशामक सामग्री तैयार करने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही हेल्पफुल भी साबित हुआ होगा। तो इसी तरह के यानी